नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक फॉरेस्ट ऑफिसर की है जिनका नाम अभिनंदन है। तो चलिए अब यह कहानी अभिनंदन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिनंदन है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह उस वक्त की है जब मैं मध्य प्रदेश के एक घने जंगल के फॉरेस्ट डिवीजन में रेंजर के पद पर कार्यरत था। यह बात है 1987 की। उस वक्त मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हुए करीब 15 साल हो चुके थे। इतने वर्षों में जंगल मेरे लिए कोई नई चीज नहीं रह गई थी। न वहां की गूंजती खामोशी, न जानवरों की आंखों से झलकती हिंसा और न ही रात की वो गाढ़ी परछाइयां। लेकिन इन सब के बावजूद उस एक रात ने मेरी सारी समझ, मेरा सारा आत्मविश्वास छीन लिया था। उस रात के बाद मैं कई हफ्तों तक ठीक से सो नहीं पाया। आंखें बंद करते ही वही दृश्य, वही अजीब सी परछाई मेरे सामने आ खड़ी होती थी। असल में उस दौरान बरसात का मौसम जोरों पर था और मेरी पोस्टिंग हुई थी पन्ना टाइगर रिजर्व के एक सबसे सुदूर और अनछुए हिस्से में, जमुनिया बीट, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। यह इलाका आमतौर पर नक्शे पर भी कम नजर आता था और जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी पूरी नहीं उतरती थी। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। जैसे ही मुझे उस इलाके में पोस्ट किया गया, डिपार्टमेंट की ओर से मेरे साथ 13 फॉरेस्ट गार्ड्स तैनात किए गए। उन्हें अलग अलग इलाकों में ड्यूटी सौंपी गई थी। कुछ ऊपरी पहाड़ी बीट पर, कुछ नदी किनारे की निगरानी में और 2 को मैंने हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए पास ही रखा था। लेकिन जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जमुनिया के अंदर बसे एक पुराने चौकी घर से शुरू हुई, जो कभी अंग्रेजों के वक्त बना था और अब वीरान पड़ा रहता था। उस दिन दोपहर से ही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई घंटे बीत गए, सूरज की एक किरण तक न झांक सकी। मैं और मेरा सहायक गार्ड नरेश, जो मेरे साथ अधिकतर गश्त में रहता था, दोनों पूरे दिन चौकी में ही बैठे रहे। रात करीब 9 बज रहे थे। बाहर तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थीं और बारिश की आवाज लकड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। तभी वायरलेस पर संदेश आया कि नदी पार वाले बीट से कोई संदिग्ध गतिविधि की खबर मिली है। मैंने बिना समय गंवाए नरेश को बुलाया और उसे आदेश दिया, लालटेन भर ले, निकलना पड़ेगा, ये बारिश यूं ही रहेगी। नरेश कुछ डरपोक सा आदमी था और आत्माओं प्रेतों की कहानियों को बहुत मानता था। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, सर, ये इलाका, रात में लोग कहते हैं यहां कुछ अनसुनी आवाजें, यानी कि आत्माएं। मैंने हल्के हंसी में उसकी बात काटी। ड्यूटी है नरेश, आत्मा नहीं आती, शिकारी आते हैं। चल। हम दोनों अपनी अपनी लालटेनें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कीचड़ से भरा था। पेड़ों के बीच से टपकती बारिश और गीली मिट्टी की गंध माहौल को और भी ज्यादा सर्द बना रही थी। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। हमारी मंजिल थी पत्थरिया चौकी, जो लगभग 3 किलोमीटर भीतर थी। आधे रास्ते पर एक बरगद का पेड़ मिला। उसके नीचे एक टूटी हुई चौकी और एक लोहे की चेन लटक रही थी, जो शायद पुराने समय की किसी जेल का हिस्सा रही होगी। जैसे ही हमने उस पेड़ के पास से गुजरना शुरू किया, एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने रुककर पूछा, तू कुछ बोला अभी? नरेश ने एकदम से मेरी लालटेन पकड़ी। नहीं सर, पर मुझे भी कुछ सुनाई दिया। हम दोनों रुक गए। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज और पेड़ों से गिरती बूंदों की झड़ी, पर वो फुसफुसाहट अब और पास आती जा रही थी। मैंने अपनी लालटेन की रोशनी बरगद की ओर डाली। कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने 2 कदम और आगे बढ़ाए, नरेश ने चिल्ला दिया, सर देखिए ऊपर। मैंने सिर ऊपर उठाया। बरगद की सबसे ऊपरी शाखा से कोई उल्टा लटका था। ठीक से चेहरा दिख नहीं रहा था, पर उसकी आंखें सफेद चमकती हुई और उसका चेहरा एकदम बिना नाक, बिना होंठ का, मानो किसी ने उसकी त्वचा खुरच दी हो। मैंने तेज आवाज में नरेश से कहा, यहां से निकलो। हम दोनों तेजी से चौकी की ओर भागे, लेकिन जब हम अगले मोड़ पर पहुंचे, रास्ता गायब था। हाँ, वही रास्ता जिससे हम आए थे, वो अब काई और जालों से ढंका हुआ था। सर, ये तो
ये रास्ता तो अभी था ना? नरेश की आवाज कांप रही थी। मत सोच ज्यादा, सीधे चलते रहो, मैंने कहा, पर मेरे खुद के पैरों में भी कंपन थी। हमने जैसे तैसे चेक पोस्ट पहुंचकर देखा कि वहां तैनात 2 गार्ड धीरज और रामबाबू गायब थे। केवल एक आदमी मिला, सुरेश, जो चौकी पर अकेला बैठा कांप रहा था। उसने बताया, सर, कोई लाल साड़ी में औरत चौकी के बाहर दिखी। धीरज और रामबाबू उसके पीछे गए। मैंने नरेश की तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सर, मत जाना, वो वहीं होगी, ऑर्डर है, चलो। और यही थी उस डर की शुरुआत। उस जंगल में, उस बरगद के नीचे और उस लाल जोड़े वाली परछाई के साथ, जिसे देखकर मैं इंसान नहीं कोई और ही समझ बैठा। जब मैंने सुरेश की बात सुनी कि लाल जोड़े वाली कोई औरत चौकी के बाहर दिखी थी, तो मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। नरेश तो वैसे ही आधा कांप चुका था, अब तो उसके चेहरे का रंग ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसमें से खून निचोड़ लिया हो। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई गांव की औरत हो, बारिश में फंसी होगी। पर अंदर ही अंदर कुछ था जो मुझे बार बार कह रहा था, नहीं अभिनंदन, इस बार जो कुछ भी है वो वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। हमने अपनी लालटेन कसकर पकड़ी और जंगल की ओर बढ़ गए, जहां से सुरेश ने बताया था कि वो औरत गई थी। रास्ता कीचड़ भरा था, पानी घुटनों तक आ गया था। हर कदम पर पेड़ से गिरती पानी की बूंदों की आवाज उस सन्नाटे में चुभ रही थी। चलते चलते करीब 10 मिनट हुए होंगे कि हमें पहली बार कुछ अजीब सुनाई दिया। वो कोई ला 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 करता गुनगुनाने जैसा स्वर था। एक औरत की धीमी सी सुरीली आवाज जो हवा में तैरती चली आ रही थी। नरेश ने मेरे कंधे को झकोरा। सर, ये इंसानी नहीं है, आवाज ऊपर से आ रही है। मैंने तुरंत चारों ओर देखा। हम एक संकरे रास्ते में थे, दोनों ओर घना जंगल और ऊपर की ओर झुके पेड़। मैंने लालटेन ऊपर की ओर उठाई और वहीं पर सामने वाले पेड़ की ऊपरी शाखा पर कोई बैठा हुआ नजर आया। लाल साड़ी में लिपटी एक परछाई, बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे और वो अपनी कमर झुलाते हुए वहीं गाना गा रही थी। हम दोनों ठिठक गए। मैंने धीरे से कहा, कहीं मत हिलना, लेकिन वो परछाई अब धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगी। न नीचे आई न चली, बस फिसलती हुई एक शाखा से दूसरी शाखा, फिर तीसरी, जैसे कोई पानी में बहती हुई चीज हो। हम वापस लौटने ही वाले थे कि नरेश चिल्ला पड़ा, सर, सामने देखो। और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूला। रामबाबू, हमारे गार्ड, सामने खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, हाथों में अपनी लालटेन, लेकिन उसका चेहरा सीधा नहीं था। उसका चेहरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे किसी ने गर्दन घुमाकर उल्टा कर दिया हो। मैंने चीखते हुए कहा, रामबाबू, क्या हुआ? लेकिन वो चुपचाप अपनी गर्दन को टेढ़ा किए हमारी तरफ बढ़ता गया। उसकी चाल में इंसानी हरकत नहीं थी। वो चल नहीं रहा था, घिसट रहा था और उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। नरेश मेरी तरफ भागते हुए आया। सर, ये रामबाबू नहीं है, ये कुछ और है। मैं बोल रहा था ना, लाल जोड़े वाली। मैंने तुरंत नरेश का हाथ पकड़ा। हम दोनों वहां से अंधाधुंध भागने लगे। पीछे से वो अजीब सी आवाज अब तेज और गूंजती हुई हो गई थी, जैसे पूरे जंगल में कोई भयानक विलाप फैला रहा हो। हम जब एक सूखे नाले के पास पहुंचे तो वहां हमें धीरज बैठा हुआ मिला। वो एक पत्थर पर बैठा सिर झुकाए हाँफ रहा था। उसकी लालटेन पास ही गिरी पड़ी थी। मैंने पास जाकर हिलाया। धीरज, तू ठीक है? उसने मेरी ओर देखा और धीरे से बोला, सर। मैंने उसे देखा। उसने रामबाबू को छूते ही उसकी गर्दन को घुमा दिया। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर गायब हो गई। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे दौड़कर अभी अभी भागा हो। मैंने दोनों गार्ड्स को साथ लिया और वापस पत्थरियां चौकी की ओर लौटने लगा। रास्ते भर न कोई बोल रहा था न कोई आवाज, बस जंगल के बीच बारिश की सरसराहट और लालटेन की धीमी रोशनी। चौकी पहुंचते ही मैंने सबसे पहले रेडियो उठाया और कंट्रोल रूम में सूचना देने की कोशिश की, लेकिन रेडियो डेड था। न कोई सिग्नल, न कोई फ्रीक्वेंसी। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:20। मैंने सबको अंदर आने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। और तभी चौकी की छत से किसी के कूदने की आवाज आई, ऐसे जैसे कोई भारी चीज एकदम से गिरती है। हम सब सहम गए। मैंने नरेश की तरफ देखा, उसकी लालटेन कांप रही थी। फिर बाहर से एक धीमी सी हंसी की आवाज आई, बिल्कुल किसी औरत की,
पर वह हंसी साधारण नहीं थी, उसमें एक काली चमक थी। और फिर वो आवाज धीरे धीरे पास आती गई, जैसे वो चौकी की दीवारों के पास चक्कर लगा रही हो। मैंने सबको इशारा किया, शांत रहो, कोई आवाज मत निकालना। और तभी चौकी की एक खिड़की में से लाल साड़ी की परछाई एक पल के लिए दिखी, बस एक पल के लिए। लेकिन उस पल में उसका चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था, और आंखें, फिर वही सफेद आंखें जिनमें कोई पुतली नहीं थी। और फिर खिड़की का कांच अपने आप चटक गया। जैसे ही चौकी की खिड़की का कांच चटका, एक पल के लिए सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। नरेश, धीरज और सुरेश तीनों मेरी तरफ इस तरह देखने लगे जैसे अब कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। मैंने तुरंत सबको दीवार के पास सरकने का इशारा किया और लालटेन को थोड़ा नीचे रख दिया ताकि बाहर से रोशनी न दिखाई दे। लेकिन हमारे कानों में अब हल्के हल्के घुंघरुओं की आवाजें आने लगी थीं, बहुत धीमी, लेकिन इतनी साफ कि कोई भी कह दे। कोई औरत बाहर धीरे धीरे टहल रही है। मैंने नरेश से फुसफुसाकर पूछा, तूने देखा था खिड़की पर जो चेहरा था? वो कांपते हुए बोला, हाँ सर, वही थी, लाल साड़ी में। पर इस बार उसका चेहरा खून से सना हुआ था। आंखें तो इंसानी नहीं लग रही थी। मेरा खुद का गला सूख चुका था। मैंने मन ही मन सोचा, कहीं ये सब मेरी ही कही बातों का नतीजा तो नहीं। जब मैंने नरेश की बातों का मजाक उड़ाया था, अब हम चौकी के अंदर बैठे थे। चारों तरफ डर का घना साया। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सन्नाटा और भी डरावना हो गया था। खिड़की के बाहर से घुंघरुओं की वो आवाज अब धीरे धीरे चौकी का चक्कर लगाते हुए घूम रही थी, एकदम जैसे कोई हमारा डर महसूस कर रहा हो और उसका मजा ले रहा हो। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, बहुत हल्के से। ना कोई आवाज, ना कोई पुकार, बस वो धीमा सा दरवाजे पर दस्तक देना। सभी की सांसें थम गईं। सुरेश कांपते हुए बोला, सर, ये कोई इंसान नहीं है। मैंने दरवाजे की ओर देखा। एक पल को सोचा बाहर जाकर देखूं, पर तुरंत दूसरा ख्याल आया, क्या होगा अगर दरवाजा खोला और मैंने नरेश से कहा, लालटेन बुझा दो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। चौकी में अब पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाजें थीं और बाहर से आती कभी तेज तो कभी धीमी घुंघरुओं की खनक। करीब 5 मिनट तक सब कुछ शांत रहा, पर फिर दरवाजे के पास से एक चीख सुनाई दी। कोई औरत थी। उसकी चीख ऐसी थी जैसे किसी के साथ जबरदस्ती हो रही हो, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। मैंने एक पल को दरवाजा खोलने की सोची, लेकिन नरेश ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। सर, मत खोलना, ये वही है। वो आवाजें बदल लेती हैं, इंसान को फंसा लेती है। अब मैं खुद उलझ गया था। वो आवाज बार बार मेरी आत्मा को झकझोर रही थी। कोई भी इंसान उस चीख को अनदेखा नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं समझ गया था कि ये इंसानों की कहानी नहीं है। और फिर अचानक दरवाजे के नीचे से एक लाल रंग का कपड़ा अंदर खिसकता है, एकदम साफ। साड़ी का पल्लू गीला, कीचड़ से सना हुआ, और उसके किनारे पर कुछ लिखा था। मैंने लालटेन की हल्की रोशनी में देखा। जो देखेगा वो बचेगा नहीं। अब सबका हौसला जवाब दे रहा था। धीरज, जो सबसे शांत था, उसके हाथ कांपने लगे। सर, इस बार वो अंदर आ जाएगी, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने तुरंत प्लान बनाया। पीछे की खिड़की से निकलते हैं। टॉर्च नहीं है, लेकिन लालटेन की रोशनी में जंगल से निकल सकते हैं। हमें वापस जमुनिया ऑफिस तक पहुंचना होगा। वहां कम से कम फोन और बाकी गार्ड्स हैं। हमने एक एक करके खिड़की से बाहर निकलना शुरू किया। बाहर पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की धीमी सरसराहट और कभी कभार कोई उल्लू की आवाज। पर जैसे ही हम चौकी से कुछ ही कदम दूर पहुंचे, फिर से वही हंसी, एकदम पास से। इस बार वो हंसी अकेले नहीं थी, उसके साथ कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें भी थीं। तुमने देखा, अब तुम नहीं बचोगे। सुरेश तो वहीं पर बैठ गया। सर, मैं नहीं जा पाऊंगा, ये औरत मुझे ले जाएगी, मेरे साथ कुछ होगा। मैंने गुस्से में उसे उठाया। अगर रुका तो सबके साथ कुछ होगा। चल। हम जैसे तैसे जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ते रहे। हमारी लालटेनें अब भी जल रही थीं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते वो धीमी होती जा रही थी। अचानक धीरज चिल्ला उठा, सर, पीछे देखिए। मैंने पलटकर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे पीछे एक औरत चल रही थी, लाल साड़ी में, बिना पांव के, जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई। और उसका चेहरा, इस बार उसका चेहरा मेरे जैसा था। एक पल को मैं हिल नहीं पाया। ये कैसे हो सकता है?
और तभी सब कुछ काला हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लालटेन गिर गई और जब मैंने आंखें खोली, मैं बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था, उल्टा, और तीनों गार्ड्स मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। सर, आप होश में आए? आपने अचानक चीख मारी और बेहोश हो गए। मैंने चारों ओर देखा। बरगद का वही पेड़ और उस पेड़ की ऊपरी टहनी पर लाल साड़ी फड़फड़ा रही थी। बिना किसी हवा के भी वो लहर रही थी। जब मेरी आंखें खुली तब मैं बरगद के नीचे कीचड़ में उल्टा पड़ा हुआ था। बारिश अब बंद हो चुकी थी, लेकिन आसमान में काले बादल अब भी छाए हुए थे। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस हमारी लालटेनों की रोशनी थी जो अब टिमटिमा रही थी। नरेश, सुरेश और धीरज तीनों मुझे उठाने में लगे हुए थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सर, आपको पता भी है आप कहां थे? नरेश ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया नहीं, बस आंखें बंद कर लीं। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने उनसे पूछा, तुम लोग मुझे यहां कैसे लाए? धीरज बोला, सर, हम लोग जंगल से दौड़ते हुए वापस जमुनिया ऑफिस की ओर जा रहे थे, लेकिन अचानक जब देखा तो आप हमारे साथ नहीं थे। हम पीछे लौटे और इस बरगद के नीचे आपको ऐसे उल्टा लटका देखा जैसे किसी ने। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने आंखें खोली और ऊपर देखा। वही बरगद का पेड़ और उसके सबसे ऊपरी हिस्से पर एक लाल कपड़ा अटका हुआ था, शायद वही जो खिड़की के नीचे से खिसक कर अंदर आया था। पर इस बार उस कपड़े पर खून के छींटे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से कहा, यह जंगल हमें जाने नहीं देगा। कुछ है यहां जो नहीं चाहता कि हम इसे छोड़ें। हमने फिर से जमुनिया ऑफिस की ओर चलना शुरू किया, पर इस बार रास्ता जाना पहचाना नहीं लग रहा था। पेड़ों के बीच से आती अजीब सी बू हमें घेरने लगी थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। नरेश ने एक जगह रुककर कहा, सर, यह रास्ता सही नहीं लग रहा। हम 2 घंटे से घूम रहे हैं, पर ऑफिस का कोई निशान नहीं दिख रहा। मैंने घड़ी देखी। रात के 3 बज चुके थे। हम सब थक चुके थे, लेकिन एक छोटा सा टीला दिखा। वहीं रुककर कुछ देर आराम करने का निश्चय किया। टीले पर बैठते ही सुरेश बोला, सर, ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। एक बार पहले भी मैं इस इलाके में पेट्रोलिंग पर आया था। मैंने पूछा, कब? पिछले साल, लेकिन तब भी कुछ अजीब हुआ था। उस वक्त हमारा एक गार्ड खो गया था, नाम था रतनलाल। फिर मिला? मैंने पूछा। सुरेश चुप हो गया। नहीं, कभी नहीं। तभी अचानक टीले के नीचे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। बहुत धीरे धीरे कोई टीले के चारों ओर चक्कर काट रहा था। हम सब चौकन्ने हो गए। लालटेन बुझा दी गई और फिर फुसफुसाहट। तुमने देखा? अब जाना नहीं है। ये वही आवाज थी जो हमने पहले चौकी में सुनी थी। नरेश ने मेरा हाथ पकड़ा। सर, कुछ तो है। मैंने चुपचाप अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई, और उसकी हल्की रोशनी में हमने जो देखा, टीले के नीचे की मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई जमीन के अंदर से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। सभी ने पीछे हटना शुरू किया, पर मेरी नजर उस जगह से हटी नहीं। कुछ ही सेकंड में एक हाथ बाहर आया, काला, झुलसा हुआ और उंगलियों के नाखून लंबे और टेढ़े। मैंने चिल्लाकर कहा, भागो, ये जगह ठीक नहीं। हम सब टीले से उतरते हुए नीचे की तरफ भागने लगे, लेकिन सुरेश वहीं ठिठक गया। सर, कोई मुझे पकड़ रहा है, उसकी चीख गूंजी। मैंने पीछे पलटकर देखा। सुरेश की टांग किसी ने पकड़ी थी। वो उसे धीरे धीरे मिट्टी की तरफ खींच रहा था। उसके हाथ हवा में झूल रहे थे। बचाइए सर! मैंने और नरेश ने मिलकर उसे खींचना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हमने उसका हाथ पकड़ा, उसकी कलाई में कुछ जलन सी हुई। हमने रोशनी डाली। वहां कुछ जला हुआ सा निशान उभर आया था, एक चक्र जैसा। किसी तरह हम सुरेश को खींचकर उस जगह से बाहर लाए, पर उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखें खुली थीं, लेकिन होश गायब था। सर, लगता है ये तो सदमे में चला गया है, नरेश बोला। मैंने भी देखा। सुरेश अब कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक तक बरगद के उसी कपड़े की ओर देख रहा था। हम तीनों अब टूट चुके थे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। मैंने फैसला किया, सुबह होते ही वापस कंट्रोल रूम जाएंगे, चाहे जो हो। पर एक बात मेरे दिल में चुभ रही थी, क्या ये जंगल हमें सुबह तक पहुंचने देगा? रात अपने आखिरी पहर में थी। घड़ी में 3:30 बजे का समय हो रहा था। हम तीनों, मैं, नरेश और धीरज, और चौथा सुरेश,
जो अब किसी और ही दुनिया में खो गया था। बेसुध सा, न बोला न हिला, बस एक तक घूरता हुआ। हमने उसका सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, जैसे वो कुछ देख रहा हो, लेकिन उसके प्यूपल्स वो बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। मैंने धीरे से उसकी पलकों को बंद करने की कोशिश की, पर वो अपनी जगह जमी रह गई, जैसे कोई कह रहा हो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैंने नरेश से पूछा, तू ठीक है? उसने सिर हिलाया। बाहर से हूं, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया हूं सर। और यही हाल धीरज का भी था। हम सभी अब कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अगर वहां रुकते तो सुबह शायद कोई देख भी न पाता कि हम थे। हमने सुरेश को कंधे पर लादा और चल पड़े, उसी पगडंडी पर जो हमें कभी जमुनिया ऑफिस तक ले जाती थी। पर जैसे ही हम 2 कदम आगे बढ़े, सामने रास्ता जैसे गायब हो गया। जहां पहले पेड़ थे, अब वहां घास का मैदान था। जहां पहले पहाड़ी दिखती थी, अब सिर्फ एक पुरानी टूटी सी हवेली जैसी संरचना खड़ी थी, जिसके खंभे झुके हुए थे और खिड़कियों पर से पर्दे उड़ रहे थे, बिना हवा के। मैंने एक बार फिर खुद को समझाया, ये भ्रम है, थकावट है, दिमाग का खेल है। लेकिन तभी धीरज पीछे की तरफ मुड़ा और बोला, सर, आपने देखा? वो लाल साड़ी फिर से दिखी। मैंने तुरंत पीछे देखा। पेड़ के बीचों बीच वही छाया खड़ी थी। अब उसके हाथ में एक गुड़िया थी, पुरानी, मिट्टी से सनी हुई, एक आंख गायब, और उस गुड़िया के गले में एक चिट्ठी बंधी थी। मैंने धीरज से कहा, कोशिश करके उसे मत देख, बस चलो, जितना हो सके जल्दी। लेकिन जैसे जैसे हम चलते, लगता जैसे वो परछाई साथ चल रही है, कभी पेड़ों के पीछे, कभी झाड़ियों के पास, और कभी हमारे बिल्कुल पीछे। सिर्फ 2 कदम की दूरी पर अचानक नरेश रुक गया। सर, आपको भी सुनाई दे रहा है? मैंने ध्यान लगाया। कानों में अब कुछ आवाजें आने लगी थीं। बच्चों की हंसी, बहुत धीमी पर बहुत साफ, जैसे कोई खेल रहा हो। छुप गए ना? अब ढूंढूंगी। जो पकड़ा गया वो यहीं रहेगा। और फिर एक बालिका की चीख, नहीं, मत ले जाओ, मेरी गुड़िया छोड़ दो। मैंने धीरज से पूछा, क्या तू उस हवेली को पहचानता है? उसने जवाब दिया, सर, ये जगह तो पहले कभी नहीं थी, पर गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि एक बार यहां कोई अंग्रेज अफसर रहा करता था, जिसकी बेटी जंगल में खो गई थी और कभी नहीं मिली। कहते हैं रात को अक्सर उसकी हंसी और रोना एक साथ सुनाई देता है। हमने तय किया कि अब हमें जंगल में नहीं, किसी भी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचना है। हम एक पहाड़ी चढ़ने लगे ताकि ऊंचाई से कोई रास्ता दिख जाए। चढ़ते वक्त सुरेश का शरीर अचानक भारी होने लगा। सर, ये हल्का था ना अभी? नरेश बोला। और हां, सच में सुरेश का शरीर अब बोझ की तरह लग रहा था, जैसे कोई पत्थर उठा रखा हो। और तब हमें एहसास हुआ, सुरेश की सांस नहीं चल रही थी। हमने उसे नीचे रखा। उसके शरीर में हरकत नहीं थी, आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और नाक से हल्का सा खून निकल रहा था। नहीं, नहीं सर, धीरज जोर से चिल्लाया, पर मैं शांत था, क्योंकि उसके होंठ अभी भी हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने अपने कान उसके मुंह के पास लगाया, और जो सुना, मेरी रीढ़ तक कंपी दौड़ गई। उसने मुझे देख लिया। तभी सामने से घने धुंध के बीच से वही लाल साड़ी वाली परछाई हमारे करीब आने लगी। इस बार उसके चेहरे पर कुछ और था, गुस्सा। उसकी चाल तेज थी, और जैसे ही वो पास आई, सुरेश का शरीर खुद ब खुद ऊपर उठ गया। हमने कुछ नहीं किया, बस देखते रहे, जैसे हमारी आंखों पर किसी ने पर्दा डाल दिया हो। सुरेश हवा में लटकता रहा, और फिर झाड़ियों के बीच वो परछाई गायब हो गई, और सुरेश भी। अब मैं और धीरज बस 2 बचे थे। नरेश के हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज गले में अटक गई थी। सर, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने सिर्फ एक ही बात कही, हमें रुकना नहीं है, चलना है जब तक आखिरी सांस है। हम अब एक सूखे नाले के पास पहुंचे, जहां कभी एक पुल हुआ करता था, अब सिर्फ टूटी हुई लकड़ियां थीं, और उन लकड़ियों के बीच किसी ने मिट्टी में लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। नरेश के होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उससे आवाज नहीं निकल रही थी। हम दोनों, अब सिर्फ 2, एक सूखे नाले के किनारे उस मिट्टी को देख रहे थे, जिसमें कोई खुरदरे नाखूनों से गहरे घाव छोड़कर लिख गया था, अब कोई नहीं बचेगा। मैंने मिट्टी पर निगाहें गड़ाए पूछा, तूने ये लिखा? नरेश ने सिर हिला दिया। नहीं सर। मैंने चारों ओर देखा। जंगल अब शांत था, बहुत शांत।
इतनी शांति की डर भी सांस रोके खड़ा लगे। हमने तय किया कि हमें इस नाले को पार करना ही होगा। सामने एक पुराना लटकता पुल था, लकड़ियों से बना, जिसकी रस्सियां अब घिसकर आधी झूल चुकी थीं। इससे ही पार करना होगा, मैंने कहा। नरेश पीछे हटने लगा। सर, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखिए ना, हवा नहीं चल रही, फिर भी पुल हिल रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब डर उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। चल, मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों उस पुल पर कदम रखने लगे। लकड़ियां चटक रही थीं। हर कदम पर लगता अब ये तख्ती टूटेगी और हम नीचे गिर जाएंगे। आधा पुल पार करते ही मैंने देखा सामने के किनारे पर कोई बैठा हुआ है, सिर झुका है और वो घुटनों में चेहरा दबाए हिल रहा है, जैसे रो रहा हो। मैंने धीरे से नरेश से कहा, रुक जा, कोई है सामने। कौन है सर? उसकी आवाज फिसलने जैसी थी। मैंने लालटेन ऊपर उठाई और जैसे ही उसकी रोशनी उस शख्स के चेहरे पर पड़ी, मेरा पूरा शरीर सिहर गया। वो सुरेश था। हाँ, वही सुरेश जिसे हमने अपनी आंखों से हवा में उठते और गायब होते देखा था। अब वो वहीं पुल के किनारे बैठा था, वैसा ही सूखा चेहरा, सफेद आंखें, होंठ खुले हुए, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर बोल नहीं पाता। मैंने चिल्लाकर कहा, सुरेश, तू यहां कैसे? लेकिन सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी घुटनों में मुंह छिपाए कांप रहा था। सर, नरेश पीछे से फुसफुसाया, ये सुरेश नहीं है। क्यों? उसके पैर नहीं हैं सर, देखिए, जमीन से ऊपर बैठे हैं वो। मैंने फिर से देखा। हाँ, सुरेश का शरीर पुल से थोड़ा ऊपर हवा में झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे उठा रखा हो। और फिर सुरेश ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, बस एक खाली जगह, जैसे किसी ने उसकी त्वचा उतार दी हो। और फिर वो उड़ने लगा। हाँ, उड़ नहीं, खींचा जाने लगा, पीछे की तरफ, जंगल की तरफ, पेड़ों के बीच। और हम सिर्फ देखते रह गए। हम दोनों भागकर पुल पार करते हैं और घने पेड़ों के बीच एक खुला मैदान ढूंढते हैं। अब हमारी लालटेन की रोशनी मंद पड़ने लगी थी और पीछे से घुंघरुओं की आवाज एक बार फिर उभरने लगी थी। नरेश अब कांप नहीं रहा था, वो बस बुत बन चुका था। सर, वो पीछा कर रही है, उसने बिना पल के झपकाए कहा। तभी हमारे दाईं तरफ से कोई दौड़ता हुआ आता है। पत्तों के ऊपर से कोई तेजी से गुजरता है, जैसे किसी ने घोड़े की रफ्तार पकड़ ली हो। मैंने सोचा कोई जानवर है, लेकिन आवाज दो हिस्सों से आने लगी, पहले दाएं से, फिर बाएं से और फिर हमारे ठीक सामने से। तैयार रह, मैंने नरेश से कहा। कोई है जो चाहती है कि हम रुकें। और जैसे ही मैंने ये कहा, एक पेड़ के पीछे से कुछ निकलकर हमारे सामने आया। एक औरत, लाल साड़ी में, पर उसके बदन पर कोई चेहरा नहीं था। उसका चेहरा एक सफेद कपड़े से ढंका हुआ था और उसके हाथों में वही गुड़िया थी जो हम पहले देख चुके थे। वो बस हमारी ओर देखती रही, या शायद सुनती रही, और फिर उसने गुड़िया को जमीन पर फेंका। गुड़िया की आंख अपने आप खुली और एक तीखी बेकाबू चीख जंगल में गूंज गई। तूने देखा? अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। हमने उसी वक्त दौड़ लगा दी। अब कोई दिशा नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, बस दौड़ रहे थे, क्योंकि रुकने का मतलब मौत था, या उससे भी बुरा कुछ। भागते भागते एक जगह पहुंचकर हमने देखा एक पुरानी टूटी सी मीनारनुमा संरचना। शायद कभी ये वॉच टावर रहा होगा। हमने वहीं शरण लेने का फैसला किया। भीतर घुसते ही मुझे छत पर कुछ अजीब सा दिखा। एक पुराना लोहा लटका हुआ था और उसके नीचे कुछ लिखा था, जिसने देखा उसने खोया, जिसने माना वो बचा। मैंने नरेश से पूछा, इसका मतलब समझ में आया? उसने सिर हिलाया। शायद अब तक नहीं माना था सर, इसलिए हम देख रहे हैं। और तभी वो फिर आई। इस बार वो नहीं चली, नहीं तैरी, बल्कि सीधे हवा में ऊपर से गिरती हुई हमारे सामने जमीन पर आकर खड़ी हो गई। अब उसका चेहरा दिख रहा था, और वो चेहरा किसी और का नहीं, मेरा था। वो मेरे सामने खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी, गीले बाल उसके कंधों पर बेतरतीब चिपके हुए थे, और चेहरा वही चेहरा जो मैंने बचपन से अब तक आईने में देखा था। मैंने नजरें हटाई, पर दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। पर वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक अजीब खोखली बेहिसाब मुस्कान, जिसमें कोई होंठ नहीं हिल रहे थे, बस चेहरा खिंचा हुआ, झुका हुआ, बेजान।
फिर भी मुस्कुरा रहा। नरेश अब बगल में नहीं था। मैंने दाईं तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था। बाईं तरफ देखा, अंधेरा, गाढ़ा जला हुआ अंधेरा। वो चेहरा अब एक कदम और करीब आ गया। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन उसके आने से हवा में ठंडक घुलने लगी थी। सांस लेना मुश्किल लगने लगा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक चुके थे। और तभी उस चेहरे ने बोलना शुरू किया, मेरी ही आवाज में, अभिनंदन, कितना दौड़ेगा, कितनों को खोएगा, कब मानेगा कि जो तू देख रहा है वो बाहर नहीं तेरे अंदर है। मेरे रोंगटे तो पहले ही खड़े थे, अब पूरे शरीर में ऐसा लगा जैसे खून बहना रुक गया हो। मैंने जोर लगाकर बस इतना पूछा, तू कौन है? वो चेहरा फिर मुस्कुराया, मैं तेरा वो हिस्सा हूं जिसे तूने कभी नहीं देखा। तू तो जंगल का रेंजर है ना, तुझे सब दिखता है, लेकिन तूने कभी खुद को देखा है? और फिर उसका चेहरा पिघलने लगा। हाँ, जैसे मोम गर्म होकर बहता है, वैसे ही उसकी आंखें, नाक, गाल सब नीचे गिरने लगे। और उनके पीछे जो निकला वो कोई चेहरा नहीं था, बस एक खाली खोपड़ी, काली खोखली गूंजती हुई। और तभी कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा, नरेश खड़ा था। सर, भागो यहां से! मैंने कुछ कहने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली। नरेश ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों वॉच टावर के उस पुराने तहखाने की तरफ भागे जो हमें वहां दिखाई दिया था। नीचे जाते ही एक सीढ़ियों भरी सुरंग दिखी, गहरी, नम और दम घोंटू। हम दोनों नीचे उतर गए। लालटेन अब सिर्फ नाम की रोशनी दे रही थी और नीचे दीवारों पर कुछ उकेरा हुआ था। एक लाइन बार बार लिखी गई थी, मेरा चेहरा मुझे लौटा दो। नरेश धीरे से बोला, सर, ये उसी की जगह है। मैंने पूछा, किसकी? जिसका चेहरा सबने देख लिया और जिसने अब सबका चेहरा पहन लिया। ये उसकी जागीर है सर, जो यहां आया वो खुद को खो बैठा। सुरंग खत्म हुई तो सामने एक पत्थर का कमरा था, बीचों बीच एक पुराना आईना, आईने के सामने एक लकड़ी की कुर्सी और उस पर कोई बैठा हुआ। मैंने रोशनी डाली। वो कोई इंसान नहीं था, वो चेहरा बदल रहा था हर सेकंड में, कभी सुरेश, कभी नरेश, कभी मेरा, कभी रतनलाल। हर वो चेहरा जो इस जंगल में कभी खोया गया था। मैंने घबराकर नरेश की तरफ देखा, लेकिन नरेश अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही परछाई जैसी बरगद पर उल्टी लटकी थी। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, तू नरेश नहीं है। वो परछाई हंसी, नरेश अब नहीं है, तू भी नहीं रहेगा। कमरे में रोशनी कम होती गई। आईने से वो परछाइयां निकलने लगी, सैकड़ों, हजारों, हर एक में कोई चेहरा, कोई अधूरी आत्मा, कोई विलाप। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, तूने देखा, अब तू बचेगा नहीं। और तभी कुछ फूटा, शायद लालटेन का शीशा, और सब कुछ एकदम सन्नाटा। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था, नरेश पास ही बेसुध पड़ा था और आईना बेहोश टूट चुका था। मैं जमीन पर गिरा हुआ था, आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। पास ही नरेश पड़ा था, बेसुध, बेजान सा। कमरे में अब रोशनी नहीं थी, सिर्फ आईने के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। पर वो टुकड़े चुप नहीं थे। हर टुकड़ा किसी का चेहरा दिखा रहा था। एक टुकड़े में सुरेश, दूसरे में रतनलाल, तीसरे में धीरज और आखिरी टुकड़े में मेरा चेहरा, पर उल्टा। मैंने झटके से आंखें बंद कर ली, लेकिन जब फिर खोली तो देखा आईना टूटा था, लेकिन वो चेहरा अब भी वहीं खड़ा था। हाँ, वही चेहरा जो मेरे जैसा था, पर उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थीं, कोई सफेदी नहीं, बस दो काले गड्ढे। वो मेरी तरफ देखने लगा और धीरे धीरे हिलते हुए बोला, आईना टूटा, पर तेरा डर नहीं, तू अब बचा नहीं, तू अब वही है जो मैं हूं। नरेश अब भी बेसुध पड़ा था। मैंने उसे हिलाया, नरेश उठ, हमें यहां से निकलना है। उसकी आंखें धीरे से खुली। सर, वो आईना, वो अब मेरे अंदर है। मैंने खुद को देखा और मैं अब मैं नहीं रहा। मैंने उसे जोर से झंझोड़ा, तू है, तू नरेश है, निकल यहां से। हम दोनों किसी तरह उस अंधेरे तहखाने से बाहर निकले। बाहर रात अब भी वहीं अटकी हुई थी, जैसे समय थम गया हो। घड़ी देखी, 3:47। इतनी देर से भाग रहे हैं, लेकिन समय वहीं रुका है। मैंने खुद से कहा। नरेश पीछे से बोला, सर, समय वहीं रुकता है जहां आत्माएं जीती हैं। उनके लिए रात कभी खत्म नहीं होती।
हम दोनों जंगल के उसी रास्ते पर फिर लौट आए जहां कभी हमारी चौकी थी, पर अब वहां कुछ भी नहीं था। न दीवारें, न खिड़कियां, न वो लाल कपड़ा, बस एक खाली जमीन। और उस जमीन पर काली राख में कुछ लिखा था, वापस गया तो खुद को खो देगा। नरेश अब बहुत धीरे धीरे चल रहा था। सर, उसने रुकते हुए कहा, अगर मैं पीछे रह जाऊं तो भाग जाना, मुझे मत देखना। मैंने कहा, पागल है क्या? तुझे छोड़ दूंगा तो फिर क्या बचेगा? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। अब उसमें एक खालीपन था, एक डर जो शब्दों में नहीं समा सकता। चलते चलते हम एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां दूर से धुआं उठता दिखा, जैसे कोई कुछ जला रहा हो। मैंने बारीकी से देखा, वहां लकड़ियां नहीं जल रही थीं, वहां कपड़े जल रहे थे, लाल रंग के, गीले, साड़ी जैसे कपड़े। सर, ये वही है, नरेश बोला। क्या? मैंने पूछा। वो जो चेहरों को पहनती है, हर बार जब वो किसी को लेती है उसका चेहरा पहनती है और उसका कपड़ा जला देती है ताकि कोई पहचान न सके कि वो कौन था। मैं अब बुरी तरह थक चुका था। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन दिमाग अब भी भागने की सोच रहा था। हम वहीं मैदान के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब क्या करें सर? नरेश ने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद अब इंतजार करना होगा, या तो सुबह का या खुद के खत्म हो जाने का। पर तभी दूर से एक लाल रोशनी नजर आई, जैसे कोई लालटेन लेकर आ रहा हो। मैंने चौंक कर देखा, वो हमारी सरकारी लालटेन थी। वही टाइप, वही चमक, वही हैंडल। सर, कोई आ रहा है, नरेश चिल्लाया। लेकिन मेरी नजर उस इंसान पर थी जो लालटेन लेकर आ रहा था। वो मैं था, हाँ, मेरी ही कदकाठी, मेरी चाल, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस लालटेन की रोशनी में झलकता एक काला साया। वो नजदीक आता गया और जब हमसे सिर्फ 20 से 25 कदम की दूरी रह गई, वो रुक गया। सर, अब क्या करें? नरेश की आवाज फटी हुई थी। मैंने कहा, हिले बिना बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा। पर तभी वो साया अपने सिर को झुकाने लगा। झुकता गया तब तक जब तक उसकी गर्दन उसके घुटनों तक नहीं पहुंच गई। फिर उसने धीरे से सिर ऊपर उठाया और अब उसका चेहरा दिखा। वो नरेश था। अब हम दोनों सकते में थे। मेरे सामने एक नरेश और खड़ा था, वो भी सरकारी ड्रेस में, लालटेन के साथ। मैंने अपने बगल में देखा, जो नरेश मेरे पास बैठा था अब गायब हो चुका था। मैंने सिर झुका लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब कौन असली था, कौन साथ आया था और कौन मुझे अकेला छोड़ गया। साया अब करीब आया और एकदम पास आकर बोला, सर, आप बचे नहीं हैं, आप सिर्फ भाग रहे हैं खुद से। पर यहां इस जंगल में खुद से कोई नहीं भाग सकता। मेरे सामने नरेश खड़ा था, वही लालटेन लिए, उसी सरकारी ड्रेस में, वैसा ही चेहरा, वैसी ही चाल। मैंने तुरंत अपने दाएं बगल देखा, जहां थोड़ी देर पहले वो नरेश मेरे साथ बैठा था। अब वहां कुछ नहीं था, बस एक गड्ढा, और उस गड्ढे में कीचड़ से सना एक सरकारी जूता। मैंने झुककर देखा, वो जूता उसी पैर का था जिसमें कभी मैंने नरेश को अपनी ड्यूटी पर चलते हुए देखा था। सरकारी जूते सबको एक जैसे मिलते हैं, मैंने खुद से कहा, लेकिन अब शक गहराता जा रहा था। सामने खड़ा वो नरेश आगे बढ़ा। सर, चलिए, इस तरफ रास्ता है, मैं अभी भी हूं, वही आपका गार्ड। उसकी आवाज में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा यकीन था जो डर से ज्यादा गहरा था। आपको बचाना है सर, इस जंगल से, इस रात से, खुद से। मैंने कुछ कदम पीछे हटे। तू कौन है? वो मुस्कुराया। आपने मुझे बनाया है सर, आपके डर ने, आपके झूठे भरोसे ने, आपके उस वक्त ने जब आपने पहली बार किसी की चीख को नजरअंदाज किया था। मेरी सांसें तेज चलने लगी। अब मेरे चारों तरफ वो रात और गहरा अंधेरा नहीं था, अब वो सब कुछ मेरे अंदर उतर रहा था। मैंने गुस्से से कहा, चुप हो जा, मैंने किसी का कुछ नहीं किया, मैंने बस ड्यूटी की है। लेकिन जवाब में अब चारों तरफ से आवाजें आने लगी। ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? रतनलाल की चीख सुनी थी, सुरेश का चेहरा देखा था। तू सब जानता था, फिर भी अंधा बना रहा। मैं चिल्लाया, नहीं, वो सब मेरी गलती नहीं थी। लेकिन अब सामने खड़ा नरेश सिर्फ मुस्कुरा रहा था। गलती? गलती तब होती है जब कुछ अनजाने में हो, पर तू तो सब जानता था। तूने कभी खुद को देखा नहीं, बस जंगल देखा। अब वही जंगल तुझे दिखा रहा है। तू क्या है? मैंने अपनी लालटेन जमीन पर दे मारी।
कांच टूट गया, रोशनी बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ स्याह अंधेरा और नरेश की आवाज। अंधेरे से भाग नहीं सकता सर, क्योंकि ये अंधेरा अब बाहर नहीं, तेरे अंदर है। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं अब देख रहा था हर वो चेहरा जो कभी मेरे साथ इस जंगल में था। वो सब एक कतार में खड़े थे और उनके चेहरे सब मेरे जैसे बन चुके थे। तभी एक झटका सा लगा। मैं जमीन पर गिरा हुआ था और कोई मेरे चेहरे पर पानी डाल रहा था। सर, होश में आइए सर! आवाज जानी पहचानी थी। मैंने आंखें खोली। धीरज खड़ा था। हाँ, वही धीरज जो मैं समझा था मारा गया। तू जिंदा है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। हाँ सर, मैं उस दिन गायब नहीं हुआ था। मैं जंगल में भटक गया था, फिर रास्ता मिला तो चौकी की तरफ भागा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पूरा इलाका खाली पड़ा था। फिर मैं आपको ढूंढने निकल पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब कौन असली था, कौन नकली। धीरज सच में था या फिर से कोई चेहरा। मैंने उससे एक सवाल पूछा। जिस रात तू गया था, उस रात मैंने तुझे क्या कहा था जब तू डर कर पीछे हट रहा था? धीरज कुछ सोचने लगा, फिर बोला, आपने कहा था ड्यूटी डर से बड़ी होती है। धीरज, अगर पीछे हट गया तो बाकी क्या करेंगे? मेरी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। धीरज, तू ही है, तू बचा हुआ है। हमने तय किया अब इस जंगल से बाहर निकलना है, चाहे जो हो। अब कोई रास्ता नहीं खोज रहे थे, अब हम बस चल रहे थे जैसे मौत के बीच से जिंदगी ढूंढनी हो। रास्ते में एक जगह हमें फिर वो बरगद मिला। अब भी उसकी टहनी पर कुछ लटक रहा था, एक लाल जोड़ा, सूखा हुआ, फटा हुआ, लेकिन हवा में उसी तरह लहरा रहा था जैसे पहली रात। धीरज रुक गया। सर, फिर से वहीं आए हैं? मैंने कहा। अब फर्क नहीं पड़ता, अब डर से नहीं, जवाब से भागना है। हम दोनों आगे बढ़े और पहली बार उस बरगद के नीचे खड़े होकर मैंने सिर उठाया, पर इस बार कुछ नहीं था। न कोई लटकता शरीर, न सफेद आंखें, बस एक शांत ठंडा बरगद, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो और अब चुप हो गया हो। और यहीं हवा चली, तेज नहीं पर महसूस होने वाली, और उसी हवा के साथ सूरज की पहली किरण। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कुछ कहा नहीं, लेकिन समझ लिया हमने रात को नहीं हराया था, हमने खुद को हराया था। लगा जैसे किसी ने एक भारी कंबल हटा दिया हो। बरगद अब भी वहीं था, लेकिन उसकी परछाई उतनी डरावनी नहीं लगी। कम से कम पहली बार ऐसा लगा कि हम जिंदा लौट सकते हैं। मैं और धीरज दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। धीरज ने लंबी सांस ली और कहा, सर, ये रात शायद अब तक की सबसे लंबी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे होंठ अब भी सूखे हुए थे और आंखों के अंदर वो साया अब भी बैठा था। हमने धीरे धीरे चौकी की ओर कदम बढ़ाया, जहां से सब शुरू हुआ था। किरणें जंगल के बीच से छन कर आ रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हर रोशनी में अब भी कुछ छुपा हो। और फिर एक जगह हम दोनों एक साथ रुक गए। जमीन पर एक ताजा खुदा हुआ गड्ढा था। गड्ढे के पास एक लकड़ी का बोर्ड गड़ा था, जिस पर लाल रंग से लिखा था, यहां वो दफन है जिसने देखा, अब तुम भी देख चुके हो। धीरज कांपते हुए पीछे हट गया। सर, ये किसके लिए है? मैंने सिर झुकाकर धीरे से कहा। हमारे लिए नहीं, शायद उनके लिए जो हमारे साथ थे, या फिर हमारे लिए भी हो सकता है। अगर हमने देखा तो। हम उस गड्ढे से किनारा करके निकलने ही वाले थे कि मुझे जमीन में एक झलक दिखी। सरकारी ड्रेस का बटन, बिल्कुल वैसा जैसा हमारी यूनिफॉर्म में होता है। मैंने नजरें हटा ली। धीरज, चल, ये जंगल अब जवाब नहीं देगा। अब हमें निकलना है और कभी लौटना नहीं। चौकी तक पहुंचे तो वो अब भी वीरान पड़ी थी। न दरवाजे बचे थे, न खिड़कियां, न वो टेबल जिस पर कभी वायरलेस रखा था। पर एक चीज वैसी की वैसी थी, दीवार पर लिखा वो वाक्य, तूने देखा है, अब तू बचेगा नहीं। मैंने अपनी उंगलियों से उस धूल और राख को छूकर मिटा दिया। धीरज ने देखा और पूछा, सर, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, पता नहीं, पर अब कुछ और देखना बाकी नहीं रहा। हम दोनों ऑफिस लौटने के लिए जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़े। करीब 1 घंटा चला होगा, तभी एक सरकारी जीप दिखाई दी। उसमें से 2 सीनियर अफसर उतरे। उन्होंने हमें देखा, हमारी हालत देखकर ठिठक गए। तुम दोनों, क्या तुम ही अभिनंदन और धीरज हो? हाँ सर, मैंने कहा। हमें तुम्हारी तलाश में निकले थे। 3 दिन से कोई संपर्क नहीं था।
चौकी पर भी कोई नहीं था। बाकी सारे गार्ड्स लापता हैं। मैंने उन्हें एक शब्द नहीं बताया। धीरज भी चुपचाप बैठा रहा। सिर्फ इतना कहा, हम ड्यूटी पर थे और खो गए थे, अब मिल गए हैं। जीप चली और मैं पीछे मुड़कर आखिरी बार उस जंगल की ओर देखा। बरगद अब भी वहीं था, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहा था, जैसे वो खुद जंगल में समा गया हो। ऑफिस में लौटने के बाद हमें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में सिर्फ एक बात लिखी थी, एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड बट फिजिकली फाइन, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन रिकमेंडेड। लेकिन मन में, सिर में और आत्मा में अब भी वो रात बाकी थी। रात को सोते वक्त आज भी कभी कभी आंखों में वही लाल जोड़ा लहराता है। कभी वो चेहरा दिखता है जो मेरा नहीं था लेकिन मेरे जैसा था। कभी कोई ख्वाब में कहता है, तूने देखा था ना, अब तुझे भी चेहरा देना होगा। अब मैं नौकरी से रिटायर हो चुका हूं, जंगलों से दूर शहर में बैठा हूं, लेकिन हर बरसात की रात जब बिजली कड़कती है और लालटेन जैसी रोशनी जलती है तो लगता है वो परछाई फिर से लौट आई है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। चिराग उर्फ फौजी भाई पानीपत हरियाणा से, नीरज भाई गाजीपुर से, सोनू भाई इटली से, जगदीशन भाई बंगलौर से, अनीता राजस्थान से, सुनीता महादिक बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, अनवर आवारा भाई अलवर राजस्थान से, अजय भाई इटावा से, नरेश भाई भावनगर से, जिसान अहमद भाई राजस्थान से, शिवम मौर्य भाई ग्वालियर से, शेखर भाई असम से, सैयद मेहंदी भाई गुजरात से, राहुल भाई सूरत से, रोहन भाई उत्तर प्रदेश से, नरे अफसाना भाई गरवा झारखंड से, कफील भाई सऊदी से, आलोक कुमार भाई मुजफ्फरपुर बिहार से, विक्की भाई पंजाब से, सुखप्रीत सिंह भाई जालंधर पंजाब से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल से, सोहेल भाई बिहार से, कैलाश असोले भाई इंडिया से, राहुल चौहान भाई बिहार से, इश्नु कुमार भाई देवघर झारखंड से, सरफराज भाई मुंबई से, अहसान भाई उत्तर प्रदेश गोंडा से, जॉन संगतम भाई नागालैंड से, मोनू भाई काशीपुर से, जाशु ठाकुर भाई गुजरात से, हसन भाई लाहौर से, सुमन बोहरा नेपाल से, रविवंशी भाई आगरा से, पूनम काटरे नागपुर से, सुनील यादव भाई आजमगढ़ से, धनंजय भाई महाराष्ट्र से, मुकेश भाई ओडिशा से, जिसान भाई नेपाल काठमांडू से, बिट्टू भाई असम से, ढोंडीराम सुखदेव भाई सोनावाने से, अंबर भाई लंदन से, असद फारूक भाई पाकिस्तान से, विनय राजखेता भाई वाड्राफनागर से, अभिषेक पात्रा भाई ओडिशा से, कानाराम सैनी भाई राजस्थान से, किरण द्विवेदी यूएस से, शैमल देव भाई नेपाल से, मिताली बनर्जी न्यू दिल्ली से, सैफुर रहमान भाई कोलकाता से, किशन भाई मुजफ्फरपुर से, प्रदीप सरोह भाई असम से, अजय भाई हरियाणा से, प्रीतम परदेशी भाई पुणे महाराष्ट्र से, सोनू भाई पंजाब से, दिलीप भाई कोलकाता से, रितेश सिंह भाई रोहतास बिहार से, योगेश प्रताप सिंह भाई प्रतापगढ़ से, नितिन रावत पौधी गढ़वाल से, सुनील यादव भाई आजमगढ़ से, तजवीर सिंह भाई नोएडा से, आजाद भाई झारखंड से, कुणाल भाई पुणे से, मोहम्मद वसीम भाई सीतापुर से, राकेश राज परोहित भाई पाली राजस्थान से, बापी भाई कोलकाता से, शिव शंकर भाई कानपुर से, आलोक भाई मुंबई से, कैंडी भाई पंजाब से, सितू भाई सरना से, अरबाज खान भाई रामनगर नैनीताल से, दिनेश भाई उत्तर प्रदेश बरेली से, साहिल भाई भोपाल मध्य प्रदेश से, सईद जायद भाई आजमगढ़ से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, हरिदोय भाई बांग्लादेश से, प्रकाश कांबले भाई इंडिया से, साहिल खान भाई लोहरी कबीर सिंह, श्याम सुंदर शर्मा भाई राजस्थान से, सलून राय भाई वेस्ट बंगाल से, प्रदीप भाई दिल्ली से, गुलेरिया भाई कंगारा से, निशा ओडिशा से, वसीम भाई नागपुर महाराष्ट्र से, कविता हरियाणा से, छोफान कुमार भाई इंडिया से, मजहर आलम इस्लामपुर वेस्ट बंगाल से, संजय राय भाई असम से, उग्रसेन भाई दोस्तपुर सुल्तानपुर से, मंसूर भाई कर्नाटक से, सुनील भाई दिल्ली से, अब्दुल्लाह भाई झारखंड से, गोवर्धन पवार भाई मध्य प्रदेश से, जय प्रकाश दास वेस्ट बंगाल से, नितिन कुमार उत्तर प्रदेश से, ममता काठमांडू नेपाल से, आनंद भाई हरियाणा से, शकील भाई जम्मू कश्मीर से, रीजल भाई नेपाल से, अब्दुल रहीम भाई मुंबई से, उमेश खान भाई पाकिस्तान से, पंकज पांडे भाई झांसी से, अमरुल भाई बिहार से, उज्जवल भाई पटना बिहार से, मंसूर भाई वेस्ट बंगाल से, शंकर परियर भाई नेपाल से, कृष्णा कुमार सैनी भाई राजस्थान से, अनुज पटेल भाई उत्तर प्रदेश से, रेवा गोपाल भाई बालघाट से, करण भाई दिल्ली से, बलवीर सिंह भाई दुबई से,
गुरदीप भाई पोर्टगल से, आजाद आलम भाई झारखंड से, प्रदीम भाई अरुणाचल प्रदेश से, पंकज कुमार भाई न्यू दिल्ली से, परनोब भाई असम से, निशा मुकुल भाई असम से, अरसल हैंडसम भाई कोलकाता से, फरदीन भाई कानपुर से, अमर सिंह कुशवाहा हरदोई से, प्रकाश भाई इंडिया से, रोशन कुमार भाई इंडिया से, शाहबाज भाई लुधियाना से, नरेश सिंह उधमपुर से, राजू बलराम असम से, कृष्णा प्रजापति हाथरस से, आरिफ भाई नागालैंड से, रुद्रा बहादुर भाई यूएसए से, माजिद शेख भाई गुजरात से, निशा मुकुल असम से, सईद रशीद भाई दुबई से, साजन कुमार बरहितपुर से, बाबू मंडल ओडिशा से, जीत भाई नेपाल से, किशोर कुमार लखीसराय से, प्रधुमन कुमार भुवनेश्वर से, विक्रांत तमंग वेस्ट बंगाल बिरपारा से, राकेश भाई ओडिशा से, अब्बास झट भाई पाकिस्तान से, मिहिर शाह एंड फैमिली गुजरात से, राहुल भाई खलिसपुर मऊ से, दिनेश भाई बरेली से, सोनू गौतम उत्तर प्रदेश से, विजय प्रजापति मुंबई से, रिंकू मान पंजाब से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, दिनेश चौहान बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, बबीता मासी न्यू दिल्ली से, रवि त्रिपाठी लखनऊ से, परितोष भाई दरभंगा बिहार से, मिहिर शाह भाई अहमदाबाद गुजरात से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, हैदर अब्बास भाई लखनऊ से, रोशन भाई जम्मू कश्मीर से, शंकर पासवान भाई अनसोल से, मंटू अग्रवाल भाई गुवाहाटी असम से, अमित पवार भाई बारामती से, दीपक भाई सहरसा से, प्रदीप चौहान भाई शिमला से, सोमबा भाई नागालैंड से, फारूक भाई तेलंगाना से, मोहन भाई नेपाल से, विजय भलावी भाई महाराष्ट्र से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, विश्वादीप घोष भाई माथाभंगा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, रानूगिरी दुबई से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।